हर आवाज करने वाला प्राणी असल में बोलता है, अपनी अपनी भाषा में बात करता है, हम समझ नहीं पाते। मनुष्यों की भाषाओं का जहां तक सवाल है, तो वो दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार से विकसित हुई। पहले आस पड़ोस के लोगों से, अपने ही गांव के लोगों के बीच में आपस में बातचीत शुरू हुई। उसके बाद कुछ लोग अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर जाकर फैले, तो कुछ लोग अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह गए। इस तरह से दुनिया के हर कोने में दसियों भाषाएं उपजी, और जैसे एक पेड़ की अनेक शाखाएं फूटती हैं, वैसे ही आगे चलकर ये मूल भाषाएं हजारों अलग अलग भाषाओं में तब्दील हो गईं। लेकिन इन भाषाओं का विकास और विस्तार कुदरती रुकावटों के कारण सीमित रहा, जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत, अथाह समुद्र, रेगिस्तान, बहुत ही घने जंगल, चौड़ी नदियां वगैरह। तो भाषाओं की उत्पत्ति, इनके विकास, इनके शब्दों की बनावट और इनके व्याकरण वगैरह के आधार पर आज के युग के भाषा विशेषज्ञों ने दुनिया की लगभग 7,000 भाषाओं को करीब 350 अलग अलग भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया है। इन भाषा परिवारों में आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जिनमें एक ही भाषा है, यानी एक ही भाषा का परिवार, जैसे कि कोरियन भाषा। इससे संबंधित और कोई भाषा अभी तक पहचान में नहीं आई है। कई भाषाएं ऐसी भी हैं जिन्हें आज तक समझा ही नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इसी रहस्य को लेकर आर्य द्रविड़ भाषाओं का विवाद उपजा, जिसे हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। भारत के 8वें शेड्यूल में दर्ज 22 राजकीय भाषाओं में से 15 भाषाएं इंडो यूरोपियन परिवार से हैं, 4 भाषाएं द्रविड़ परिवार से हैं, 2 चीनी तिब्बती भाषा परिवार से हैं और 1 भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। इनके अलावा पूर्वोत्तर भारत में कई थाई भाषाएं भी बोली जाती हैं और अंडमानी भाषाओं को लेकर विवाद बना हुआ है, जो शायद एक अलग ही परिवार हो। तो भारत में मोटा मोटी इन 6 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट जोशुआ की वेबसाइट पर देखिएगा, उन्होंने इस विषय पर काफी अच्छा शोध और अध्ययन किया है। और अगर विशेषज्ञों की माने तो संस्कृत और तमिल 2 अलग अलग परिवारों से हैं, और इसी आधार पर आज का आर्य और द्रविड़ भाषाओं का विवाद टिका हुआ है। 150 साल पहले ये सब बातें किसी को पता नहीं थी। खैर, भारत के 6 भाषा परिवारों को हम एक नजर देख लेते हैं। अंडमानी भाषाओं के बारे में ज्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं ज्यादातर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह में बोली जाती हैं। यहां पर इतिहास में भारतीय संस्कृति काफी छाई रही है, इसीलिए इस क्षेत्र को इंडो चाइना कहते हैं। वियतनाम की राष्ट्रभाषा है वियत और कंबोडिया की राष्ट्रभाषा है खमेर। अब से कुछ 800 साल पहले खमेर लोगों ने एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बनाया था, और इन्हीं खमेर राजाओं ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसर अंकोर वाट का निर्माण करवाया था। इसी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित हैं भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं, जैसे मेघालय की जैंतिया और खासी, अंडमान निकोबार की निकोबारी और पूर्व और मध्य भारत की मुंडा भाषाएं, जैसे झारखंड बंगाल की संथाली, उड़ीसा की कोरापुट भाषाएं, झारखंड और उड़ीसा की हो भाषा, मुंडारी भाषा, सतपुड़ा क्षेत्र की कोरकू वगैरह। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब भाषाएं पूरब से आकर भारत में इस तरह से फैली होंगी। तीसरा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी और तिब्बती भाषाओं के अलावा म्यांमार की बर्मी भाषा भी इसी परिवार से है। भारत में इस परिवार की तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे लद्दाखी, भारत नेपाल सीमा की किराती और नेवारी, जिसे हम नेपाल भाषा भी कहते हैं। हालांकि नेपाल भाषा और नेपाली अलग अलग भाषाएं हैं। इनके अलावा सिक्किम की लेप्चा, बंगाल असम सीमा की कोच और बोडो भाषाएं, मेघालय की गारो भाषा, भूटान की भूटिया या भूटानी, अरुणाचल की कई भाषाएं, नागालैंड की नागा भाषाएं, मणिपुरी या मितेई भाषा, मिजोरम की मिजो भाषाएं, त्रिपुरा की कोक बरोक वगैरह। ये भाषाएं भारतवर्ष में कैसे फैली होंगी, ये सब आप ये नक्शा देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आता है थाई भाषा परिवार, जिसे हम ताई कड़ाई या आजकल क्रादाई भाषा परिवार कहते हैं।
इस परिवार की दो प्रमुख भाषाएं हैं, थाईलैंड की राष्ट्रभाषा थाई और लाओस की राष्ट्रभाषा लाओ। भारत में असम, अरुणाचल में इस परिवार की 5 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें सबसे खास है खामती। छठी भाषा थी अहोम, जो अब विलुप्त हो चुकी है और जिसके नाम पर असम शब्द पड़ा है। वैसे आज की असमिया भाषा संस्कृत से संबंधित है, जो कि इस भाषा परिवार से नहीं है। थाई भाषाएं भी भारत में कैसे आई होंगी, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। तो इन 3 बड़े भाषा परिवारों के भारत में आने का मार्ग हमें समझ में तो आता है, लेकिन कब और कैसे ये ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि हम उत्तर पश्चिम से होने वाले हमलों को इतना महत्व दे देते हैं कि पूरब से आने वाले लोगों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अब सबसे बड़ा सवाल आता है द्रविड़ भाषाओं को लेकर। ज्यादातर द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, लेकिन मध्य भारत के गोंड लोगों की गोंडी भाषा और झारखंड उड़ीसा की ओराओं या कुरुक भाषा भी द्रविड़ भाषाएं हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य यह है कि इन्हीं गोंडी और ओराओं से संबंधित एक और द्रविड़ भाषा है, जिसका इन भाषाओं से 1500 मील तक कहीं कोई संपर्क नहीं है। यह है बलूचिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर लगभग 25 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली ब्राह्वी, जिसे ब्राहुई भी कहते हैं। ओराओं और गोंडी का दक्षिण भारत से संपर्क तो हमें समझ में आता है, लेकिन ब्राह्वी का हमारे पास क्या जवाब है? जैसा कि सभी भाषा परिवारों के साथ होता है, इन सभी द्रविड़ भाषाओं का उद्गम स्थान एक ही होना चाहिए। भाषा विशेषज्ञ इसे उत्तर मध्य भारत में कहीं बताते हैं और वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ भाषाएं बोलते थे, जिसको साबित करने की सभी कोशिशें अभी तक विफल रही हैं। इन विशेषज्ञों का कहना है कि आर्य भाषाओं ने बाहर से आकर इन द्रविड़ भाषाओं की जगह ले ली। याद रखिएगा कि ये आर्य भाषा शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है। जो भी हो, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये आर्य और द्रविड़ भाषाओं का झगड़ा तब शुरू हुआ जब 150 साल पहले अंग्रेजों ने बताया कि ये दो अलग अलग परिवार हैं। उससे पहले पिछले 2500 साल से सब मिलजुल कर रह रहे थे। द्रविड़ भाषाओं ने आर्य भाषाओं से बहुत कुछ सीखा और आर्य भाषाओं ने द्रविड़ भाषाओं से। उससे भी मजे की बात यह है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में संस्कृत का प्रचार तमिल लोगों ने भी किया। बल्कि भाषा विज्ञान की शुरुआत ही तब हुई जब अंग्रेजों ने पाया कि संस्कृत और फारसी में कई समानताएं हैं, और केवल इतना ही नहीं, संस्कृत यूरोप की कई भाषाओं से मिलती जुलती है। तो इस तरह से पहला भाषा परिवार परिभाषित हुआ। भारत की आज की ज्यादातर भाषाएं और लिपियां मध्यकाल में जन्मी हैं और तब से हमारी सुई वहीं अटकी हुई है। परिवर्तन का तो हम स्वागत ही नहीं करते। भाषा इंसान को जोड़ने के लिए बनी है, लेकिन विडंबना देखिए कि इसका इस्तेमाल लोगों को तोड़ने के लिए हो रहा है।